हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की ट्रिपल असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑर्डर के लिए जो कॉमर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपके जो एग्जाम अभी होने वाला है, जिसकी कि आपका एग्जाम की डिटेल्स आ गई हैं कि कहाँ पर आपका सेंटर पड़ेगा। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो जरूर से देख लीजिए उसे। और साथ में ही जो बिहार में जो बच्चे जूनियर कॉम क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए ये सीरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम जैसा अभी पैटर्न आ रहा है एग्जाम में आप लोगों के, उसी को ध्यान में रख करके वीडियोस मैंने प्रोवाइड कराई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियोस को प्लीज़ शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बिल्कुल फ्री होता है लाइक करना। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। फिक्स डिपॉजिट इन बैंक इज वेरीफाइड थ्रू डैश में सावधि जमा का सत्यापन किसके माध्यम से किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो बैंक है, यहाँ पर बैंक होगा यहाँ पर, कि बैंक में जो सावधि जमा होती है, फिक्स डिपॉजिट होती है, एफडी जिसे शॉर्ट में अगर आप कहें तो उसे हम एफडी कहते हैं। तो एफडी जो होती है उसका वेरीफाई जो होता है उसको कैसे किया जाएगा। कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक, बैंक की ओर से पुष्टि। कंफर्मेशन फ्रॉम कंपनी, कंपनी की ओर से पुष्टि। कंफर्मेशन फ्रॉम कैशियर, जो कैशियर होगा वो पुष्टि करेगा। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, तो प्रबंधन प्रतिवेदन। तो जो एफडी होती है, जैसे कि आप लोग फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और उसके बाद 10 साल के बाद जो आपका अमाउंट होता है, जितना भी इंटरेस्ट उस पर लगने वाला है, उसके साथ में आपको मिल जाता है। तो वहाँ पर जो बैंक होता है वो उसकी पुष्टि करता है, क्योंकि जब भी ऑडिट हो रहा होता है, जैसे ऑडिट की बात अगर हम करें तो वहाँ पर जो भी पैसा आपने वहाँ पर जमा किया है, डिपॉजिट किया है, उन सबकी, जैसे कि बैंक की पासबुक होती है, उसके थ्रू आपका जो करंट अकाउंट होगा, क्योंकि बिजनेस की बात करें तो करंट अकाउंट होगा, तो वहाँ पर उसके थ्रू उसकी जो है जांच हो जाती है। लेकिन अगर आपने कुछ एफडी कर रखा है तो उसके थ्रू हो जाएगा कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज रिफर्स टू ई कॉमर्स, इनमें से कौन ई कॉमर्स से संबंधित है। refers to full breadth of activities included in a successful internet based enterprises। सफल इंटरनेट आधारित उद्यम में शामिल गतिविधियों की पूर्ण व्यापकता। refers to employing different categories of employees who are heterogeneous in terms of race, ethnicity, कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों जो कि जाति नस्ल के आधार में विषम होती हैं। refers to the business operations based on electronic mode of transaction, व्यवसाय संक्रिया जो लेनदेन का इलेक्ट्रॉनिक तरीके पर आधारित है। refers to the business operations that are no longer registered to a particular locality or region, व्यापार का संचालन जो कि अब एक विशेष स्थान या क्षेत्र तक प्रतिबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ई कॉमर्स क्या होती है, तो जैसे कि आपको बी वाला पॉइंट तो क्लियरली पता चल गया कि नहीं होगा, गलत है, गलत दे रखा है। कौन सा सही है उसकी बात हम करें तो पहला पॉइंट वो कह रहा है कि सफल इंटरनेट आधारित उद्यम में शामिल गतिविधियां, तो ये भी आपका नहीं रहेगा कि मेन जो होता है ई कॉमर्स की हम बात करें, जब आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए, तो वहां पर आपका ई कॉमर्स आती है। तो सबसे अच्छा आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, कि refers to the business operations based on electronic mode of transaction। जब आप इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज करते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए, उसमें आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपका ई कॉमर्स हो जाता है। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। जैसे कि बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, ऑप्शन में अगर आता है जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, ये, या इंस्टाग्राम के थ्रू लोग अपना अलग से वो बना रहे हैं, पेज बनाते हैं, वेबसाइट अपनी होती है, तो वहाँ पर अपना स्टोर होता है। फेसबुक में भी शॉपिंग का ऑप्शन आता है, या इसमें आपका यूट्यूब में भी शॉपिंग का एक ऑप्शन आ गया है। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट के बुक्स होती हैं, मैंने टैग कर रखी है वहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंट बुक्स, तो आप लोग वहाँ पर से जाकर के डायरेक्ट लिंक से परचेज कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आपकी ई कॉमर्स के थ्रू ही पॉसिबल हो जाती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट इन फंड ट्रांसफर, निम्नलिखित में से कौन प्रणाली कोषों के स्थानांतरण की तीव्रतम प्रणाली है। नेफ्ट, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एईसीएस। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं फंड्स को, इसमें से जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, तो आरटीजीएस जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इस बार के एग्जाम में तक पूछा भी गया है क्वेश्चन आपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बहुत से क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आप लोगों को। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज की भी एक वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई थी जहाँ पे इसके बारे में और नेक्स्ट के बारे में अच्छे से मैंने आपको समझाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स 1961 डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू रिटर्न। आयकर अधिनियम 1961 की धारा अमेंडमेंट संशोधित रिटर्न से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि आयकर जो है अधिनियम 1961 उसकी कौन सी धारा जो है, कौन सा सेक्शन जो है किससे रिलेटेड होता है, विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू रिटर्न। जो रिटर्न किया जा रहा है उससे रिलेटेड प्रोविजन होता है, प्रावधान किए जाते हैं, उसके बारे में बताती है। तो 139 सबसेक्शन 4, यहाँ पर मेन सेक्शन आपकी 139 ही है, उसके सबसेक्शन में से आपको बताना है 4, 5, 1 या 3 कौन सी सेक्शन हो जाती है, तो वो हो जाएगी आपकी सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसलिए जो पेपर हुआ है आपका उसमें देखा गया है कि बहुत से क्वेश्चन सेक्शन से आए हैं, तो काफी सेक्शंस मैंने आप लोगों को कवर कराएंगे, जीएसटी की है या फिर सेक्शन 10 या फिर जो इनकम टैक्स में इंपॉर्टेंट हैं, जो उसके हेड्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे सेक्शन मैंने प्रोवाइड कराई है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रोवाइड कराई है। आई होप आपने वीडियोस देखी होंगी, जिन बच्चों ने नहीं देखी जरूर से देख लीजिए, एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which form is used to file an application for obtaining permanent account number by an Indian resident? एक भारतीय निवासी द्वारा स्थायी खाता संख्या, इसको शॉर्ट में आपका पैन कहते हैं, फुल फॉर्म हो जाएगी परमानेंट अकाउंट नंबर। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्राप्त करने के लिए, आवेदन दाखिल करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो पैन नंबर है आपको चाहिए होता है। अब तो हर चीज में जरूरी हो गया है, अगर आप अकाउंट में भी एक लिमिट से ज्यादा अमाउंट निकाल रहे हैं तो वहां पर भी आपको पैन लगाना कंपलसरी होता है। तो पैन तो आपको लगाना ही है, आधार और पैन दोनों को लिंक करवाना अकाउंट के साथ जरूरी हो गया, कंपलसरी ही है। यहाँ पर पैन को लेने के लिए एप्लीकेशन जो आप कर रहे हैं तो उसका फॉर्म कौन सा होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। 49B, 49A, 49, 49AA कौन सा फॉर्म होता है, तो आपको हो जाता है 49A। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं तो आपको ये याद रखना होंगे। चलिए नेक्स्ट है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, यानी कि जैसे ही सोर्स पर इनकम होता है उस इनकम का वैसे ही उससे टैक्स कट जाता है। तो वहां पर रेंट रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी या फिर इक्विपमेंट, कोई भी आपका प्लांट है, संयंत्र है, मशीनरी है या फिर उपकरण है, उसका किराए का भुगतान आप कर रहे हैं, तो वहां पर जो टीडीएस की दर होगी वो कितनी होगी, परसेंटेज पूछ रहे हैं यहाँ पर। 1% होगी, 5%, 2% या फिर 10%, तो कितनी हो जाएगी टीडीएस की दर, तो हो जाती है 2%। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका, इससे पहले जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर जीएसटी इवेजन। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है। जिस तरह से आपका इनकम टैक्स में होता है कि अगर आपने वहां पर चोरी करी है तो उसमें भी आपको कारावास या फिर जो है दंड दिया जा सकता है, आर्थिक दंड। यहाँ पर भी आपका जीएसटी में भी सेम रहता है, तो 3 इयर्स का, 6 इयर्स का, 7 इयर्स का, 5 इयर्स का, 7 इयर्स का। यहाँ पर 5 रहेगी, ये 5 ईयर लिखा हुआ है, 5 इयर्स का, 7 इयर्स का। तो कितने टाइम का होता है जो आपको कारावास हो सकता है, कितने वर्ष का हो जाएगा, वो आपका 5 इयर्स का रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे कम करना ही नहीं है जिसमें कि आपको उस तरह की सिचुएशन को देखना पड़े, तो जो भी टैक्स जिसका भी जितना बनता है उन सबको पे करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू पास द जीएसटी बिल। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 101 या फिर 120, 122 या फिर 115 कौन सा आपका अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है जीएसटी बिल को पारित करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा अमेंडमेंट किया गया है, 101वां 101 अमेंडमेंट किया गया है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीएसटी पे बहुत से क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कराए हुए हैं, आई होप आपने देखे होंगे सारी वीडियोस को, या फिर जो उसके अलग से सेक्शन की आई थी वो उसको जरूर देख लीजिएगा। आपके काफी क्वेश्चन से सेक्शन के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, तो आपके लिए वो आप उसको रिवीजन करते रहिए जिससे कि आपको याद रहे। नेक्स्ट है द मैंडेटरी रोटेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर ऑफ डैश 2013 कंपनीज एक्ट। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वैधानिक लेखा परीक्षा का अनिवार्य रोटेशन प्रदान किया गया है, यानी कि जो वैधानिक लेखा परीक्षक होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, उसको कंपलसरी मैंडेटरी रोटेट करना, यानी कि एक ही जो है परमानेंट नहीं रहेगा, आप उसको चेंज करते रहेंगे। कौन सी धारा में है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, 138 सबसेक्शन 2, 139 सबसेक्शन 3, 149 सबसेक्शन 2 किसमें दे रखा है, तो वो हो जाता है आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Dash is the practice of insurance transferring portions of risk portfolio to other parties by some
form of agreement to reduce the likelihood of paying a large obligation resulting from an insurance claim. बीमा दावों के परिणामस्वरूप एक बड़े दायित्व का भुगतान करने की संभावना को कम करने के लिए किसी प्रकार के समझौते द्वारा जोखिम पोर्टफोलियो के हिस्से को अन्य पार्टियों को स्थानांतरित करने का अभ्यास है. पूल्ड इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिएगा कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है. आपका टॉपिक एक इंश्योरेंस क्लेम भी है, तो वहां पर से भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में बना है, तो इस बार भी आ सकता है. इस पर क्लास की एक वीडियो मैंने प्रोवाइड भी कराई है, नहीं देखी है तो जरूर से देख के जाइएगा. यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बीमा दावों के परिणामस्वरूप एक बड़े दायित्व का, यानी कि जो बीमा किया गया था, इंश्योरेंस जिस चीज का किया गया था उसकी काफी बड़े अमाउंट में लायबिलिटी है, तो वहां पर उसकी लायबिलिटी का भुगतान की संभावना को कम करने के लिए किसी प्रकार के समझौते द्वारा जोखिम पोर्टफोलियो क्या है? जब एक साथ कई कंपनियां मिल करके किसी चीज का बीमा कर रही होती हैं, तो वहां पर आपने एक से ज्यादा कंपनीज को सिलेक्ट किया है कि उस दायित्व का भुगतान करने के लिए, तो वो पोर्टफोलियो के रूप में हो जाएगा. तो वहां पर आप उसी अन्य पार्टियों को, दूसरों को भी स्थानांतरित करना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, या उस तरह का इंश्योरेंस क्या कहलाता है? तो वो आपका री इंश्योरेंस कहलाता है, पुनर्बीमा कहलाता है. पूल्ड नहीं कहलाएगा, री इंश्योरेंस कहलाता है. यानी कि जो इंश्योरेंस की हुई चीज को दोबारा से आप किसी अन्य कंपनी के साथ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो वो आपकी क्या हो जाता है, वो री इंश्योरेंस होता है. मगर इसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा, जितना भी आपकी नुकसान हुआ है, जितनी भी हानि हुई है, उससे अधिक कंपनियां जो होती हैं वो पेमेंट आपको नहीं करती हैं. उसमें पेमेंट जो होता है वो आपस में प्रोपोर्शन अनुपात के रूप में भी कर सकती हैं, मिलकर भी कर सकती हैं, लेकिन उस अमाउंट से ज्यादा नहीं मिलता है. तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट अप्लाइज इन. प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम लागू होता है. तो प्रेसिडेंसी टाउन से भी एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में आया है. इंश्योरेंस यहाँ पर ये आपका टॉपिक हो जाता है, सॉरी इंसॉल्वेंसी का, इंश्योरेंस नहीं इंसॉल्वेंसी का ये आपका टॉपिक हो जाता है. तो इन दोनों एक्ट के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है क्लासेस की वीडियो में, आपने देखा ही होगा, याद होगा आपको. तो ये अधिनियम जो है कौन से 4 सिटीज में लागू होता है, बाकी में क्या होगा, जो प्रोविंशियल एक्ट था वो लागू होता है. तो प्रेसिडेंसी टाउन जो है वो कौन सी 4 सिटी हो जाएंगी, 4 या 3 सिटी भी हो सकती है. दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, या फिर मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. तो कौन सी हो जाती हैं वो सिटीज, तो हो जाती हैं आपकी मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. 3 सिटीज हैं जहां पर आपका जो प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम है वो लागू होता है, और जो प्रोविंशियल है वो बाकी पूरे इंडिया में लागू होता है. एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. अच्छा, यहाँ पर इसका सन क्या है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि कौन सा सन है. ये भी पूछा गया था आपके एग्जाम में, यही क्वेश्चन आया ही था आपके एग्जाम में. तो एक आपका प्रोविंशियल और जो प्रेसिडेंसी है, दोनों के ये दो आपके सन हैं, उसमें से कौन सा सन आपका प्रेसिडेंसी का है और कौन सा प्रोविंशियल का है, वो आपको बताना है. वो आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ rate of interest is not give but amount of installment is equal and period of installment is also equal, amount of interest included in the installments will be calculated by. यदि ब्याज की दर ना दी गई हो परंतु किस्तों की राशि समान और उनकी अवधि भी समान हो, यानी कि इंटरेस्ट रेट नहीं बताया गया है लेकिन किस्तें जो है, इंस्टॉलमेंट जो है वो इक्वल है और उनका टाइम पीरियड भी इक्वल है, तो किस्तों में शामिल ब्याज की गणना की जाती है. तो आप किस तरह से निकालेंगे कि कितना उन पर इंटरेस्ट दिया गया है, यानी कि किस्तें इक्वल हैं, अवधि भी समान है, कितने से टाइम पीरियड पे देना है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट जो है उसका रेट क्या होगा, ये आपको इंटरेस्ट रेट नहीं पता है, तो आप वहां पर कैसे निकालेंगे कि इंटरेस्ट जो है कितना है. आईओटी मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से, इनवर्स रेशियो मेथड से, नन ऑफ दैट. तो कौन सा मेथड का यूज होगा, तो आपका इनवर्स रेशियो मेथड यूज होता है, प्रतिलोम अनुपात विधि का यूज होता है. एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कैश बुक अ जर्नल और ए लेजर. कैश बुक जर्नल है या फिर लेजर है. नाइदर इज जर्नल नॉर लेजर, ना ये जर्नल है ना ही लेजर है. इट्स लेजर, ये लेजर है. इट्स मिक्सचर ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर, या जर्नल के मिश्रण के साथ साथ लेजर भी है. इट्स अ जर्नल, ये एक जर्नल है. तो कैश बुक के बारे में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी बच्चों में रहती है कि ये जर्नल है या फिर लेजर है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है. तो यहाँ पर जो कैश बुक की बात करें, तो मैं पहले भी जब कैश बुक पर आपकी क्लासेस की वीडियो दी थी तो भी मैंने आपको बताया था कि कैश बुक को जर्नल और लेजर दोनों ही माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों की ही एक तरह से कहिए विशेषताएं होती हैं, दोनों की तरह ये यूज की जा सकती है. तो ये मिक्सचर होती है जर्नल और लेजर का. तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. तो ना तो सिर्फ आप इसे सिर्फ जर्नल कह सकते हैं, ना ही सिर्फ अकेला लेजर कह सकते हैं. तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, which protocol is commonly used to query client server type request and responses? ग्राहक सर्वर प्रकार अनुरोध जवाब पूछताछ के लिए जो प्रोटोकॉल सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, HTTP, DNS, ARP, WWW। मतलब कहने का ये है कि वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका यूज किया जाता है, जो क्लाइंट होते हैं वो अगर उनकी कोई क्वेरी होती है, कोई रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स करने के लिए, तो वो कौन सा यूज किया जाता है, तो वो हो जाता है आपका HTTP। यहाँ पर HTTP होगा क्या, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेंस ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। कई बार मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, याद भी होगी आपको। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय, जो आपका राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है वो किसके द्वारा विकसित की गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भीम यूपीआई, IDBI, ICICI या फिर SBI। तो NPS भी शॉर्ट में इसको बोला जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, NPS लिखा हो सकता है, नेशनल पेमेंट सिस्टम। तो इसका कब किसने जो इसको डेवलप किया था, तो वो कौन हो जाता है, वो होगा आपका भीम यूपीआई। एक आंसर है ऑप्शन ए। भीम यूपीआई क्या है, अभी और भी क्वेश्चन से रिलेटेड लेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स इन GST रजिस्ट्रेशन नंबर, GST पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं, 11 डिजिट, 15 डिजिट, 9 डिजिट या फिर 14, 14 डिजिट। तो GST रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उसमें कितने होते हैं, जैसे पैन नंबर के बारे में भी पूछा जाता है कि पैन में कितने डिजिट होते हैं, तो पैन में कितने होते हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। GST में कितने होते हैं, वो आपके 15 हो जाएंगे, 15 डिजिट होते हैं GST में। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBDC? जो CBDC है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल बैंक डिपॉजिट क्रिएशन, कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट क्रिएशन, सेंट्रल बैंक डिसइन्वेस्टमेंट कमिटी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो CBDC की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का या फिर RTGS है, नेफ्ट है, इन सबके क्वेश्चंस अगर बनते हैं या फिर डिजिटल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपके जरूर बनेंगे। तो एक आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द भीम ऐप वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन। तो एक चीज क्लियर होगी, जो भीम ऐप थी किसने लॉन्च करी थी, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। और कब लॉन्च की थी, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। 15 अगस्त 2016, 31 अक्टूबर 2016, 26 जनवरी और 13 जनवरी। यहाँ पर 2016 तो दे ही रखा है, तो एक चीज क्लियर हो गई। कौन सा आपका मंथ था और डेट क्या थी, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। तो क्या था वो आपका 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप लॉन्च किया था अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कि भीम ऐप क्या है। भीम इज एन एक्रोनीम फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का अर्थ क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो अगर इसकी फुल फॉर्म भीम की पूछी जाती है तो ये आपकी हो जाएगी भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, इट इज मोबाइल पेमेंट ऐप डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के द्वारा इसे डेवलप किया गया था, बेस्ड ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI। तो UPI की फुल फॉर्म क्या हो गई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको भी ध्यान में रखिएगा, नोट करते रहिए, कोई भी पूछ सकता है, आपका क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। तो ये मोबाइल पेमेंट ऐप है जो कि डेवलप किया था इसने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, NPCI जिसे कहा जाता है। एक मोबाइल भुगतान ऐप है और इसको ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित है, यानी कि आप UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं, आप सभी को पता है, सभी के पास होगा, सभी लोग उसका यूज भी करते होंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि इट इज नेम्ड आफ्टर BR अम्बेडकर। इसका नाम BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी कहा जाता है इनका फुल अगर कहें नाम। तो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा इनका सहयोग था कहें, क्योंकि ये मेन आपके वो थे ही जिन्होंने संविधान को बनाया था। तो ऐसे तो पूरी सभा थी, पूरी कमेटी थी, लेकिन इनका नाम बहुत ज्यादा उल्लिखित है। तो एक यहाँ पर ये रहेगा कि BR अम्बेडकर के नाम जो थे उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है भीम ऐप का। नेक्स्ट है, द ऐप इज बिल्ट ओवर द इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS। इसकी भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तत्काल भुगतान सेवा इसे कहा जाता है हिंदी में। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाउज द यूजर टू इंस्टेंटली ट्रांसफर मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स ऑफ एनी टू पार्टीज। क्या करता है कि दो पार्टीज के बीच में इमीडिएट ट्रांसफर कर सकता है जो कैश होता है उसको, फंड को। तो यहाँ पर इसको भीम से जुड़ी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी
कब लॉन्च हुआ था, किसने किया था, किस कंपनी के थ्रू किया गया है, किन के नाम पर रखा गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और एक क्वेश्चन और बनता है ट्रांजैक्शन की लिमिट, या ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी लिमिट कितनी होती है, 10,000, 20,000, 25,000। आप लोग को बताना है कि लिमिट क्या है इसकी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको कमेंट में बताइएगा मुझे कि इसकी लिमिट क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डिजिटल पेमेंट सिस्टम। जो डिजिटल भुगतान प्रणाली है उसमें किसको शामिल किया जाता है, आरटीजीएस को, डिमांड ड्राफ्ट को, नेफ्ट को, एएनसी को। तो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम डिमांड ड्राफ्ट जो है इसको शॉर्ट में डीडी बोला जाता है, लेकिन डीडी जो है वो आपका डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं है, डी से है लेकिन डिजिटल नहीं है। आरटीजीएस और नेफ्ट जो है वो आपके डिजिटल है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, एएनसी बोल। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजिटल पेमेंट मेथड्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे बैंकिंग कार्ड्स होते हैं, बैंकिंग कार्ड्स में कौन से आ जाते हैं, जैसे कि आपके जो है क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये आएंगे। यूएसएसडी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये भी यूज होता है। एईपीएस फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, इसका भी यूज किया जाता है। आधार के थ्रू भी आप पैसे निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से। यूपीआई मोबाइल वॉलेट्स होते हैं, बैंक प्रीपेड कार्ड्स होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल पीओएस, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, और बाकी ये भीम ही हो जाएगा आपका, भारत इंटरफेस ऑफ फॉर मनी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और भी बहुत से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने यहाँ पर आपके जो है एक नोट में दिए, और भी बहुत से हैं उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A new digital platform, Campus Power for Student Ecosystem, has been launched by which bank? छात्र परिस्थिति तंत्र के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कैंपस पावर जो है जो कि स्टूडेंट इकोसिस्टम के लिए यानी मेनली स्टूडेंट को ही ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है, कैंपस पावर इसलिए नाम दिया गया है। तो कौन से बैंक ने इसको लॉन्च किया है, तो वो आपका बैंक हो जाएगा आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर फॉर द स्टूडेंट इकोसिस्टम हैज बीन लॉन्च बाय आईसीआईसीआई बैंक, जो कि अभी आपका क्वेश्चन ही था। It is launched to assist students who want to pursue higher education in India and abroad. एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से है, उच्च शिक्षा से है, जो कि भारत में या फिर विदेश दोनों में ही, अगर आप इंडिया में या अब्रॉड में हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए ये आपका ऐप रहेगा मेनली। द प्लेटफॉर्म कैटर्स टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूट। ये प्लेटफॉर्म छात्रों, अभिभावकों और संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी कि ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, स्टूडेंट, पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट तीनों के लिए ही हेल्पफुल है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ इसी टाइप की वीडियोज आपको प्रोवाइड करने की, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीओवी से आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और फ्रेंड्स का शेयर कर दिया करिए आप लोग वीडियो को जरूर से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।